हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है प्रणय, जिन्होंने सीएसआर नेट 2025 क्वालिफाई किया है। सबसे पहले प्रणय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। सो प्रणय, बताइए हमें कैसा फील कर रहे हो, सीएसआर नेट क्वालिफाई किया है, बहुत मेहनत है इसके पीछे। हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ? जी सर, बहुत बढ़िया सर। एक्चुअली सर, इस बार पेपर थोड़ा सा लगा था कि मुझे कि पिछली बार से थोड़ा सा टफ है, बट मुझे लगा था कि शायद इस बार ना हो, बट हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, हमें खुश हुआ हमारे था। व्यूवर्स को बताइए। बहुत सारे व्यूवर्स देख रहे हैं और जो पहली बार सीएसआर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपकी जर्नी से उनको जरूर बेनिफिट होगा। तो हमारे व्यूवर्स को आपके बारे में बताइए, आपका इंट्रोडक्शन शॉर्ट में करिए। हाँ, इंट्रोडक्शन के हिसाब से मैं शुरू से अगर बताऊं तो मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो जनरल लाइन मतलब ये एमएससी करना, बीएससी करना, पीएचडी लाइन चूज करना, ये इसीलिए था क्योंकि मुझे टीचर बनना है, मुझे पढ़ाना है। इसलिए मैं इस ये वाला लाइन चूज किया। उसके बाद मैं वेस्ट बंगाल से, मेरा अंडरग्रेड है विश्व भारती यूनिवर्सिटी से। तो आपका जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हो, जो जैम का एग्जाम होता है वो भी, और जो अभी जो गेट है, सीएसएल नेट है, जो भी एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर करते हैं उसके लिए हमारा बेसिक्स क्लियर होना सबसे बहुत जरूरी है। तो मुझे काफी हद तक लगता है कि जो अगर मेरा थोड़ा बहुत भी बेसिक्स अगर क्लियर है, उसके लिए मेरा जो अंडरग्रेड का यूनिवर्सिटी है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, वो बहुत मतलब मैटर कर रही है। क्योंकि जो भी मेरा नॉलेज है, उनका पढ़ाने के टेक्निक्स जो थे, उनकी वजह से मुझे नॉलेज गेन करने में आसानी हुई है। तो अगर मैं अभी मेरी सक्सेस की बात करूं तो पूरा क्रेडिट उन्हीं के लिए ही जाता है कि जो भी मेरा एल्जेब्रा के लिए जो भी बुक्स उन्होंने प्रेफर किया था, जो ओडीपीडी के लिए उन्होंने बुक्स प्रेफर किया था, ये सब चीजों के लिए मैं तो उन्हीं को ही मानता हूँ कि वही है मेरे सक्सेस के पीछे। ऑलराइट। मुझे जितना भी नॉलेज है वो उन्हीं की वजह से है। चलिए, मतलब आपका टीचिंग पैशन है, ठीक है। यू आर नॉट हियर जी बाय सर। चांस, यू आर हियर बाय चॉइस। चलिए, यस सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हमारे व्यूवर्स को बताइए आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में। क्या स्ट्रैटेजी रही थी ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन स्पैन? कौन से सब्जेक्ट आपको ज़्यादा टाइम टेकिंग लगे प्रिपरेशन में, इसके बारे में ज़रा बताइए। एक्चुअली सर, ओवरऑल अगर बात करूं तो जो सीएसआर नेट और गेट का जो सिलेबस है वो काफी हद तक सेम ही है, काफी हद तक सेम है। तो यस। अगर कोई गेट के लिए प्रिपेयर करता है तो उसका सीएसआर नेट के लिए भी हो जाएगा। बट मतलब प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तरफ से देखें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम दो चीजों पे ध्यान रख सकते हैं। एक तो गेट में 100 मार्क्स के मतलब टोटल पेपर होते हैं, बट सीएसआर नेट में 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। तो वहां पे काफी सारे बच्चों को ये एग्जाम हॉल में लग सकता है कि पेपर तो लेंदी है, फिर कैसे इतना स्कोर कैसे हो पाएगा। तो उसके लिए इतना कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि जो पहला वाला जो पार्ट होता है, रीजनिंग वाला पार्ट होता है, उसमें अगर कोई बेहतर कर पा रहा है तो नंबर वही से आपका जो 10-20 नंबर वही से इंक्रीज हो जाता है। जो पहला वाला पार्ट होता है, पार्ट ए जो होता है, उससे 10-20 नंबर इंक्रीज हो जाता है। जैसे गेट में 15 मार्क्स आता है, अगर 15 में से 15 सही होता है किसी का तो 15, और नॉर्मल कट ऑफ गेट का रहता है, जनरल के लिए अगर बात करूं तो 25 रहता है। तो 25 नंबर में से 15 नंबर आपको वहीं से मिल जाएगा, पार्ट ए का। और नेट की अगर सीएसएल नेट की बात करूं तो आई थिंक 30 मार्क्स का रहता है। तो वहां पे भी आपको 30 मार्क्स बहुत मैटर करता है। 30 मार्क्स पार्ट है, बहुत मैटर करता है। दूसरी बात पे अगर ये रीजनिंग को छोड़ के हम टॉपिक वाइज बात करें तो हम जब सिलेबस का पढ़ते हैं तब पहला आता है हमारे पास रियल एनालिसिस, जो काफी वास्ट सब्जेक्ट है यस। नॉलेज लेने के लिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी टफ हो जाता है। इस बार जैसे पैटर्न आया था कि अप्लाइड का पोर्शन गेट में भी ज्यादा था और नेट में भी ज्यादा था। यस। अप्लाइड का पोर्शन दूसरे मैंने जो पिछला एग्जाम दिए थे उसके अकॉर्डिंग इस बार ज्यादा था। तो मैं तो पहले अप्लाइड मुझे इतना पसंद था नहीं। मुझे मेनली प्योर वाला पार्ट ही ज्यादा पसंद था, जैसे अलजेब्रा हो गया, मॉडर्न अलजेब्रा हो गया, और लीनियर अलजेब्रा हो गया, टोपोलॉजी हो गया, फंक्शनल एनालिसिस हो गया, ये सारे टॉपिक्स मुझे पसंद थे। तो मेनली मैंने यही पे फोकस किया था। और उसके अलावा
जो एलपीपी का वाला पार्ट है, न्यूमेरिकल एनालिसिस पार्ट है, ये सारे मुझे लगा था कि ये इजीली कवर हो सकता है। तो अगर कोई शुरू से स्टार्ट करना चाह रहा है, मतलब कि हम बिगिनर्स हैं, हम कैसे स्टार्ट करें, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि न्यूमेरिकल एनालिसिस अंडर ग्रेड में ही आता है। तो अंडर ग्रेड में जब तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तुम न्यूमेरिकल एनालिसिस को वही से पढ़ लो और तुम्हें बाकी और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। बाकी जब तुम्हें तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम बचेगा, उस ड्यूरेशन में तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बस। जो पीवाईक्यू है उसको प्रैक्टिस करो, उससे तुम्हारा न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन तुम इजीली आंसर कर पाओगे। और लगभग 6 से 7 नंबर का गेट में आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस का, और सीएसआर नेट में भी काफी हद तक पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल का सीएसआर नेट आई थिंक 2 से 3 नंबर का आता है, गेट में ज्यादा आता है, Yes. 6 नंबर के आसपास आता है। यस। और देखिए बच्चे और यूजुअली इसका वेटेज कम रहता है तो उसको छोड़ ही देते, तो ऐसा नहीं करना है, क्या पता इसका नहीं क्वेश्चन नहीं, ये इजी आ नहीं जाए। तो आपको मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है बच्चों। चलिए कंटिन्यू कर सकते हैं आप, इफ यू वांट टू स्पीक। जी सर, वो और जो मतलब बच्चे रियल एनालिसिस के लिए ज्यादा डर जाते हैं कि रियल एनालिसिस में क्या करें, इतने सारा सिलेबस है। तो मैं मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो रियल एनालिसिस को तुम पहले के लिए स्टॉप कर दो। जो तुम अंडरग्रेड में पढ़ रहे हो उसको अच्छे से गेन करो, बट अलग से सीएसआर नेट या गेट के लिए उसको पहले फोकस मत करो। पहले तुम जो लीनियर अलजेब्रा वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट करो, जो मॉडर्न अलजेब्रा वाला पेपर है, पोर्शन है, उसको कंप्लीट करो। टोपोलॉजी है वो, ये सब आसान सब्जेक्ट है। ये सब तुम अगर कॉन्सेप्ट ग्रैस्प करके अगर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करोगे तो इजीली तुम्हारा स्कोर बढ़ जाएगा। और जो अप्लाइड वाला पोर्शन है वो पैटर्न, जो कुछ पैटर्न फॉलो होते हैं, तो उनके लिए तुम पीवाईक्यू सॉल्व करो और जो मेन नॉलेज है उसको गेन करो। उससे अप्लाइड का पोर्शन भी स्ट्रांग हो जाएगा। और प्योर वाला पोर्शन, रियल एनालिसिस को पहले मेरे ख्याल से फोकस नहीं करना चाहिए। भले ही उससे एक वास्ट पोर्शन है, बट उसको पहले फोकस मत करो। जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन पे फोकस करो, और इसी से तुम्हारा नंबर थोड़ा थोड़ा करके वो इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट में जब तुम्हारे पास टाइम रहेगा, बहुत सारा टाइम रहेगा तुम्हारे पास, अगर तुम ये कंप्लीट कर लोगे तो रियल एनालिसिस के लिए तुम्हारे पास क्वेश्चन आंसर के अलावा और कुछ तुम्हें नहीं चाहिए होगा। क्वेश्चन आंसर जितना तुम कर पाओगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और तुम स्कोर को ज्यादा इंक्रीज कर पाओगे। ऑलराइट, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू प्रणय, ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा है आपके प्रिपरेशन की जर्नी में जो आपको चैलेंजिंग लगा, जिसमें आपने स्ट्रगल भी किया, थोड़ा ज़्यादा समय भी लगा, ऐसा कोई टॉपिक? ऐसा टॉपिक तो रियल एनालिसिस ही है, क्योंकि मैं शुरू रियल एनालिसिस से किया था। बट जब वो कंटिन्यूटी, सीक्वेंस, फंक्शनल ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, ये सब टॉपिक्स जब आ जाते हैं, Yes. तब लगता है कि ये थोड़ा थोड़ा सा अपर पोजीशन में जा रहा है। तो इसीलिए मुझे ये लगा कि तुझे पहले वो जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उनको कवर करना चाहिए। मतलब आप रिग्रेट करते हो कि आपने रियल से स्टार्ट किया? जी सर। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात की प्रणय इधर, कि आप छोटे छोटे सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, जिससे आपको इनिशियल कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर पहले आपने बड़ा पहाड़ उठाने की कोशिश की रियल, तो आपके लिए ये जर्नी डिफिकल्ट होगा। तो छोटे छोटे से स्टार्ट करिए, ब्रेक योर टास्क इन स्मॉलर टास्क, इट विल हेल्प यू। चलो, बहुत अच्छा लगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आपके लिए बहुत फेवरेट था और इजी भी था पढ़ने में, और क्वेश्चन भी बने उस टॉपिक से? मेरे लिए तो मॉडर्न अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा ही बेस्ट था मेरे लिए सब्जेक्ट। आपका स्ट्रॉन्ग था। जी सर। चलिए, हमारे व्यूवर्स को बताइए प्रेशर कैसे हैंडल करते हो, बिकॉज एग्जाम से 1-2 महीने पहले बहुत ठीक है प्रेशर वाला माहौल रहता है, नर्वस रहते हैं स्टूडेंट्स, क्या होगा, मेरा प्रिपरेशन सफिशिएंट है या नहीं। तो क्या आपका स्ट्रैटेजी था उस 1-2 महीने में, इसके बारे में बताइए हमें। एक्चुअली अभी तो मुझे, मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है। मतलब हम जब एमएससी स्टार्ट कर रहे हैं तभी से हम सीएसआर नेट गेट का पेपर दे सकते हैं। गेट तो साल में एक बार होता है, पर सीएसआर नेट साल में 2 बार होता है। तो सीएसआर नेट के लिए तुम्हारे पास पहले 4 पेपर तुम दे सकते हो। जब तुम्हारा कंटिन्यूएशन होगा उसके पहले तुम 4 पेपर दे सकते हो। तो इससे तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा सीएसआर नेट, it is not difficult. It is easier than any other thing. Any other competitive exam, it's so much easy. तो अगर तुम पहले से ये देख के रखोगे कि पेपर कैसा आ रहा है, पेपर में क्या क्या माहौल रह रहा है, तो यू कैन इजीली गेट आउट ऑफ द नर्वसनेस। यस।
चलिए हमारे व्यूवर्स को बताइए, सपोज आपको टाइम में पीछे लिया जाए, एक साल पीछे लिया जाए, तो क्या डिफरेंट करोगे आप सो दैट आप स्कोर और बढ़ा पाते? अगर आप टाइम मशीन है, सपोज आपको टाइम में एक साल पीछे अगर लिया जाए, तो क्या डिफरेंट करते आप? एक्चुअली जो ग्रेजुएशन में मैंने सीखा था उस और जो एमएससी में आया था मैं, उस बीच में गैप रहता है, लगभग 2-3 महीने का गैप। यस। तो उस गैप में अगर मैं थोड़ा बहुत रियल एनालिसिस को और देख लेता, और जो एमएससी का अभी जो चल रहा है इसके साथ, तो एक्चुअली मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का स्टूडेंट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पे इतना प्रेशर नहीं रहता है। ओके। तो यहाँ पे सिचुएशन मेरे लिए अलग था, क्योंकि मैं बाहर से आया था कि यहाँ पे कैसा सिस्टम रहेगा, मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लगा। अगर मैं ये चीजें पहले समझ पाता तो शायद क्लास के लिए इतना हेडेक नहीं होता, मतलब जो यूनिवर्सिटी क्लासेस होता है इसके लिए इतना हेडेक नहीं होता, तो मैं और ज्यादा फोकस कर पाता इसके लिए। ऑलराइट। सो हमारे व्यूवर्स को बताइए, एग्जाम के दौरान 3 घंटे कैसे बीते, क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी, कौन सा सेक्शन पहले किया, कौन सा बाद में किया, कितना टाइम अपने अलॉट किया इंडिविजुअल सेक्शन को, इसके बारे में डिटेल में बताइए। जी सर, पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सीएसए नेट हो या गेट हो, दोनों का एग्जाम में ही सबसे पहले हमारे पास दोनों में 3 घंटे टाइम रहता है। सबसे पहले हम जो 1 घंटा है, हम 1 घंटा जो पार्ट है ए है उसी में देंगे। जितना भी टाइम लग जाए पार्ट ए के लिए, हमें वही पार्ट ए हमें अच्छे से सॉल्व, क्योंकि उसका क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, क्लास 10 लेवल का क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होता है और कुछ नहीं करना होता है। तो अगर हम उस पार्ट के लिए थोड़ा सा टाइम दे दें, 1 घंटा इनफ है उसके लिए। और बाकी जो 2 घंटा है उसके जो सीएसए नेट की बात करो, उसमें जो पार्ट सी वाला सेक्शन है उससे हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। बट पार्ट सी में दिक्कत ये होती है कि अगर 4 ऑप्शन ठीक है, तो अगर हम एक गलत कर दिए तो उसमें नुकसान हो जाता है, तो वो बहुत केयरफुली करना पड़ता है। तो पार्ट ए के बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि पार्ट सी पे जाया जाए। पार्ट सी पे जाने के बाद पार्ट सी पे तो नेगेटिव मार्किंग तो रहता नहीं है, तो पार्ट सी पे कोशिश करो कि उसमें 1 घंटा और जाए, बट उसमें तुम पार्ट सी में ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाओ। मतलब पार्ट ए के बाद पार्ट सी पे जाओ, फिर पार्ट बी पे जाओ। ओके। और जो गेट में भी है, गेट में भी तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारे मिक्स अप क्वेश्चन रहते हैं, मतलब किसी में नेगेटिव मार्किंग होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। तो पहले जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है जो क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन को ट्राई करो, क्योंकि उसमें तुम्हारा नुकसान होने का चांसेस कम है। तो वो क्वेश्चन तुम पहले ध्यान दो, पहले ट्राई करो, और पहले तो तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छे से आता है। जैसे मैं पहले एलपीपी का टॉपिक चूज कर रहा हूं मान लीजिए, तो एलपीपी मुझे अगर अच्छे से आता है तो एलपीपी के टॉपिक चूज कर रहा हूं। मैं सारे 10-15 मिनट में ऐसा हो सकता है कि मैं सारे क्वेश्चन देख लूं एक साथ, मतलब एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लूं कि कौन कौन से टॉपिक से आया हुआ है क्वेश्चन, ये सब 10-15 मिनट में देखा जा सकता है। तो उस ड्यूरेशन में मुझे पता चल जाएगा कि एलपीपी का क्वेश्चन कौन से वाले पे है। तो मैं पहले ढूंढूंगा कि एलपीपी का क्वेश्चन कौन सा है, पहला क्वेश्चन देखूंगा कि एलपीपी क्वेश्चन है कि नहीं, स्किप कर दूंगा। अगर नहीं है तो फिर जब एलपीपी का क्वेश्चन आएगा एलपीपी क्वेश्चन अटेंड करूंगा। फिर एलपीपी का पार्ट खत्म होते ही दूसरा जो हम मेरा बेस्ट टॉपिक है, जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, उसको ट्राई करूंगा। उसके बाद जो लीनियर अलजेब्रा है उसको ट्राई करूंगा। फिर ग्रुप थ्योरी है। इस बीच में अगर मुझे कोई भी लगे कि ये क्वेश्चन तो लिटिल बिट इजियर देन द अदर क्वेश्चन, तो वो मैं उस दौरान सॉल्व कर लूंगा। बट मैं फोकस कैसे रखूंगा कि एक पहला बेस्ट जो जिस सब्जेक्ट में मैं दे पाऊंगा, पहले टॉपिक में उसका चूज करूंगा। 3 घंटा इज इनफ फॉर दैट एग्जाम। चलिए, बहुत अच्छा लगा प्रणय आपसे बात करके। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स भी इस इंटरव्यू से कुछ सीख लेंगे। मेरा लास्ट सवाल आपके लिए, कोई मैसेज आपके थ्रू हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं सीएसआर की तैयारी, कोई लास्ट मैसेज? जी सर, स्टूडेंट्स को मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि डरना मत। ये गेट, सीएसआर नेट, कोई भी एग्जाम हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, और जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम्स एक ही बार में क्लियर हो जाए, जरूरी नहीं है ये। और अगर पहली बार में कोई दिक्कत आ रही है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो इतना ज्यादा, या फिर आप बहुत ज्यादा नर्वस हो गए हो, उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन होता है, आप बहुत प्रिपेयर्ड हो, आपको बहुत नॉलेज है, बट उस टाइम पे
मेंटल स्टेट क्या है उसके ऊपर हमारा पूरा एग्जाम डिपेंड करता है। तो उस टाइम पे अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि तुम बहुत नर्वस हो गए हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, रिलैक्स हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। साल में 2 बार एग्जाम हो रहा है, तुम इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा। बट खुद को खुश रखो कि तुम एग्जाम देने के काबिल हो, यस। तुम एग्जाम देने के काबिल हो, और ये एग्जाम तुम्हारा कुछ डिसाइड नहीं करेगा। जस्ट पीएचडी के लिए तुम्हें एंट्रेंस टेस्ट देना है, और खाली सीएसआर नेट इतना भी टफ नहीं है कि तुम क्लियर ना कर पाओ। यस। अगर तुम थोड़ा सा मेहनत करोगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, तो इट्स इजियर देन एनी अदर एग्जाम। डेफिनेटली। सीएसआर नेट हो, गेट हो, सारे एग्जाम बहुत इजी है। नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी रीजन से, किसी भी रीजन से अगर फेलियर फेस कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार फिर से देना, तुम्हारा हो जाएगा। इतना इजी होता है, जरूर हो जाएगा। चलिए, इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमएससी परस्यूइंग हो या तो एमएससी क्वालिफाइड हो, ठीक है, तब जाके आप नेट का एग्जाम दे रहे हो, मतलब यू आर एलिजिबल। और अपने आप प्रिपरेशन पे ट्रस्ट रखिए, ठीक है। पहली बार फेल हो गए तो उससे सीखिए, फेलियर से भी सीखना है। ये टॉपिक्स मेरे वीक थे, उसको स्ट्रॉन्ग करके अगले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा प्रणय आपसे बात करके। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स इस इंटरव्यू से ज़रूर कुछ सीख लेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू।